हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों का काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड ये चैप्टर हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि इन सारे टॉपिक्स से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है और व्याख्या के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो दोस्तों, इससे करने का फ़ायदा ये है कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस, कैसे टॉपिक से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक पे हमें कम ध्यान देना है और कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों हमें ये है कि हमारा वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस एक बुक से भी अगर आप ये सारा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और वो चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी इनफ है आपके लिए। तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है एनवायरनमेंट। और दोस्तों, अभी हमारा इन्वायरमेंट चैप्टर चल रहा है जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी तक जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे और दोस्तों हम लोग व्याख्या सहित करते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट उसके की पॉइंट्स हैं वो भी हम अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, लेकिन अगर वो लिंक नहीं खुलता है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके @रित्या एम्पायर अगर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एक रासायनिक घटक है या तीव्र गंधयुक्त एवं तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई प्रकार के औद्योगिक प्रक्रियाओं या ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। यह मानव श्वसन के मार्ग को प्रभावित करती है तथा फेफड़ों की गंभीर बीमारी पैदा करती है। यह धुंध, कोहरे, अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, PAN पैन। सांस लेने में कठिनाई एवं नेत्रों में जलन का मुख्य स्रोत एसाइल पेरोक्सी नाइट्रेट है और इसे पैन के रूप में जाना जाता है। पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक स्मॉग में उपस्थित होते हैं और ये नाइट्रेट के उत्पाद हैं और वातावरण में रासायनिक क्रिया के द्वारा विषाक्त प्रदूषण के रूप में उत्सर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्द्र स्थल या वेटलैंड्स। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन की उत्पत्ति गोबर तथा वनस्पतियों के सड़ने से, जुगाली करने वाले मवेशियों के गुदाद्वार से हवा छोड़ने से, दलदली व तर जमीनों में वायु विहीन दशा से होती है और समताप मंडल में मीथेन का सांद्रण होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है जो कि हरित गृह प्रभावोत्पादक होती है और इस कारण निचले वायुमंडल व धरातल पर ताप वृद्धि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल ही के समय में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बीजिंग। गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुएं के प्रभाव से जब पूरा क्षेत्र ढक जाता है और दृश्यता कम हो जाती है उसे नगरीय कोहरा कहते हैं और चीन की राजधानी बीजिंग इस कोहरे से 2013 से अत्यधिक प्रभावित रहा है। और दोस्तों, ये 2014 का क्वेश्चन है, आप लोग ये भी नीचे देख लिया करिए कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायु में है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोम उद्योग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों का साधारण यौगिक है। स्प्रेकैंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम उद्योग,
प्लास्टिक, अग्निशमन यानी कि हेलन गैस तथा सौंदर्य प्रसाधन या प्रशासन सामग्री इसके मानव से संबंधित स्रोत हैं। CFC गैस का उत्सर्जन समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को नुकसान पहुंचती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मानव स्वास्थ्य की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लगभग 6%। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान 6% है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले 6 देश दोस्तों किस प्रकार हैं? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, रूस और जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीटनाशक। कीटनाशक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग विभिन्न स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकता है। खतरनाक कीटनाशकों के असुरक्षित रखरखाव व इनके दुरुपयोग से छिड़काव करने वाले किसानों और खेतीहर मजदूरों पर विषैले प्रभाव पड़ सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़े संबंधी तंत्रिका तंत्र, त्वचा रोग एवं भ्रूण विकृति, गर्भपात, शुक्राणुओं की संख्या घटना आदि जैसे स्थायी रोग हो सकते हैं। मानव स्वास्थ्य अतिरिक्त कीटनाशक गंभीर इकोलॉजिकल नुकसान जैसे मछलियां, वन्यजीव और पक्षियों पर प्रभाव, भूमिगत जल एवं वेटलैंड्स या नम भूमि के नाजुक पर्यावरण के प्रदूषण आदि का कारण भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सतही ओजोन। सतही ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक जैसे सतही ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन को जन्म देती है, जिससे मनुष्य की आंख व नाक में जलन तथा गले में जलन के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेंगू। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा आदि जलजनित रोग है। डेंगू एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है और जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस तथा एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलंबित सूक्ष्म कण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है और वायु प्रदूषण का कारण वायु में अवांछित ठोस या गैस कणों से इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित है कि वह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाए। ऐसे 5 प्राथमिक प्रदूषक हैं जो संयुक्त रूप से विश्व के 90% वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा विलंबित सूक्ष्मकण। इन वायु प्रदूषकों में से विलंबित सूक्ष्मकण श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। विलंबित सूक्ष्मकण ठोस वस्तुओं के सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे आग से धुएं के कण, एस्बेस्टस के कण, धूल के कण और उद्योगों से निकली राख, जो वायुमंडल में बिखर जाते हैं और यह मुख्य रूप से श्वसन तंत्र में जुड़ी बीमारियों के कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन। कार्बन चक्र में निम्नलिखित 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं। नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है श्वसन। सभी प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं और सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा विमुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में किस जीवाणुओं में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सैल्मोनेला स्पीशीज। हाल ही में सैल्मोनेला स्पीशीज में प्रतिजैविक प्रतिरोध दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2018 के अंत में ब्राज़ील में सैल्मोनेला स्पीशीज नामक जीवाणु की खोज की, जिसमें उन्हें प्रतिजैविक प्रतिरोध दिखाई दिया। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टल लाइन सिलिकॉन है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल्स। अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइड पॉलीक्रिस्टलाइड सिलिकॉन भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सोलर पोन्स के पीछे मुख्य अवधारणा है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तालाब में सतह से तल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सोलर पॉन्ड खारे पानी का मानव निर्मित पूल है जो ऊष्मा और बिजली का एक सतत स्रोत प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को एकत्रित और संग्रहित करता है। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए सोलर पॉन्ड के मुख्य अवधारणा तालाब में सतह से तल तक लवण के निश्चित कणों का पाया जाना है और इसका उपयोग हीटिंग, पानी के विलवणीकरण, प्रशीतलन, सुखाने और ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैसोहॉल क्या है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैसोलीन और एथेनॉल का सम्मिश्रण। गैसोलीन और एथेनॉल का सम्मिश्रण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान समय में कुछ एथेनॉल ईंधन मिश्रणों का पूरी दुनिया में ईंधन के रूप में विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग होता है और इन एथेनॉल मिश्रणों में से एक गैसोहॉल है जिसमें 90% गैसोलीन और 10% एथेनॉल का मिश्रण होता है और इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजनों में ईंधन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं। तो कथन ए है, सौर समतल प्लेट संग्राहक ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। और कथन दूसरा है, ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट से इंफ्रारेड विकिरण निकलता है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन ए और दो दोनों ही सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोलर वाटर स्टिल क्या है? दोस्तों सोलर वाटर स्टिल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लवण युक्त जल को पेय जल में परिणत करने का यंत्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोलर वाटर स्टिल वह उपकरण है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा की मदद से अशुद्ध पानी से पीने योग्य पानी बनाने के लिए किया जाता है। यह प्राकृतिक वाष्पीकरण और संघनन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जिसके द्वारा नमक से लेकर सूक्ष्म जीवों तक की कई अशुद्धियों को पीने योग्य पानी प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी से प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सौर यानी कि सोलर। ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए सौर ऊर्जा स्रोत को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को आर के को कारण के रूप में माना गया है। तो ए दिया गया है दोस्तों, पहला कथन है ए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और दोस्तों इसका कथन दिया गया, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती हैं। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ज्वार तथा जल और बायोमास ऊर्जा आती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध नेट उत्सर्जन नहीं होता, परंतु कुछ विषयों में जैसे विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का रूप नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोयला। कोयला सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। सूर्य सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, भूतापीय संसाधनों और जैव ईंधन और हाइड्रोजन से लगातार अंतर्निहित प्राप्त होती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जून 2019 भारत की कुल संस्थापित इलेक्ट्रिक विद्युत क्षमता में वृहत जल विद्युत परियोजनाओं के सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 35%।
दोस्तों वर्तमान में यानी कि ये डाटा 2 जून 2019 का है। भारत की कुल संस्थापित इलेक्ट्रिक विद्युत क्षमता में वृहद जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 35% है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन है, सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। और इसका तर्क दिया गया है दोस्तों, सौर तालाब में निश्चित प्रवणता में लवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। तो दोस्तों इसकी सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। तो नंबर एक है दोस्तों सौर ऊर्जा, नंबर 2 है पवन ऊर्जा, नंबर 3 है जल विद्युत, नंबर 4 है दोस्तों शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, नंबर 5 है बायोमास ऊर्जा, नंबर 6 है जियोथर्मल ऊर्जा। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, सिर्फ छठवां ऑप्शन गलत होगा, यानी कि जियोथर्मल ऊर्जा नहीं होगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण का योगदान है। भू ऊष्मा ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा की भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं, किंतु इसके दोहन के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक का अभाव है जो कम लागत पर यह ऊर्जा सुलभ करा सके। वर्तमान समीक्षा 2019 के अनुसार 17 दिसंबर 2019 तक नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता 84.40 गीगावाट है और कुल स्थापित तथा पाइपलाइन प्रोजेक्ट की क्षमता 150.66 गीगावाट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में उनके सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो ए है मीथेन, बी है प्राकृतिक वसा और तेल, सी है शुष्क काष्ठ और डी है हरित काष्ठ। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी सी बी ए, डी सी बी ए, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो आरोही क्रम है दोस्तों इसका हरित काष्ठ, फिर शुष्क काष्ठ, फिर प्राकृतिक वसा और तेल, फिर मीथेन। ये ऊर्जा स्रोत के दहन ऊष्मा के संदर्भ में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए है, दूसरा उसका तर्क आर है। तो अभिकथन है दोस्तों, उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। और इसका तर्क है दोस्तों, पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्रचालों पर निर्भर करती है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेट के नियम के अनुसार उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की अधिकतम 59.3% कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। सामान्यतः पवन चक्की 30 से 45% कार्यकुशलता पर प्रचालित होती है, जो उत्कर्ष पवन की स्थिति 50% तक हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लवण। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरणीय करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जंगल, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव विविधता इत्यादि को शामिल करते हैं। और कुछ नवीकरणीय संसाधन असावधानीपूर्वक प्रयोग करने के कारण नष्ट हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है और उनके नवीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला या पेट्रोलियम यदि पूर्ण रूप से बाहर निकाल लिए जाते हैं तो उनको उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का कितना लक्ष्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 30%।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी का लक्ष्य 40% रखा गया है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा बड़ा उत्सर्जक है और वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25% है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 40% का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 100 गीगावाट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य 100 गीगावाट है। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया हुआ है और इसमें सोलर पैनल या सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से और 10 गीगावाट एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट के ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित हैं। दोस्तों इसका दूसरा कथन है, जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या देखने से ये होता है कि सारे पॉइंट्स हमें एक जगह मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं वो भी हमें अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में COP21 यानी कि COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी और इसका फ्रेमवर्क समझौता दिसंबर 2017 में लागू हुआ। ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE में स्थित है और यह ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच 121 से अधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाले देशों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है और इसके अतिरिक्त नवीनतम जानकारी के आधार पर अब तक इससे 76 देश जुड़ चुके हैं और पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उद्भूत ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकसित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30%। सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सूर्यताप तथा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकृत किए गए सूर्यताप के लेखे जोखे को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। सूर्यताप की 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, जबकि शेष 65 इकाइयों को वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य या शक्य रखता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय देशों में वर्ष के अधिकांश महीनों में सूर्य प्रकाश उपलब्ध रहता है, अतः ऐसे देशों में जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में महाराष्ट्र स्थित शिरडी साईं बाबा धाम में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे प्रतिदिन कई हजार लोगों का भोजन बनता है। इस प्रकार सुलभ देशों में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पारंपरिक ऊर्जा के साधनों को कम से कम प्रयोग हो और सौर ऊर्जा के प्रयोग का प्रोत्साहित करने के लिए विकसित देशों को चाहिए कि वे गरीब व विकासशील देशों को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करके वहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराएं, क्योंकि ताप वृद्धि एक वैश्विक समस्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष औसत विकिरण प्राप्त है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष प्राप्त औसत सौर विकिरण 20 mJ पर मंथ पर डे होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूटेन व प्रोपेन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG हल्के हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है और यह मुख्य रूप से ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। LPG की रिसाव की पहचान के लिए यह मरकैप्टन मिलाकर किया जाता है।
दोस्तों ये टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो चुका है और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पवन वाइंड। ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को अगर ये आपकी पहली वीडियो है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं।